Hello students, welcome to the channel English 360. Today we are going to do 8th chapter from your class 11 English book Hornbill, and the name of the chapter is Silk Road, written by Nick Middleton. So this chapter is a travelogue. Nick Middleton is a geography professor, and he had explained in this travelogue that once he had gone to Mount Kailash to perform the Kora, that is a pilgrimage, you can say, and the kind of difficulties he faced there and what kind of experiences he had there. He has tried to describe all those things here in you can say in a picturesque way. Okay, and there were challenges also, there was scenic beauty also. So all these things he has tried to explain in this chapter. So this is Silk Road by Nick Middleton. तो मैं आपको पहले कैरेक्टर्स के बारे में इसमें थोड़ा बता देता हूँ. इसमें एक तो है राइटर खुद निक मिडल्टन, जो कि कैलाश पर्वत जो है, माउंट कैलाश है, वहाँ पे कोरा करने निकले हैं. कोरा जो वहाँ मतलब तीर्थयात्री जाते हैं, सो उस लैंग्वेज में वो लोग उसे कोरा बोलते हैं. उनके साथ जो है एक ड्राइवर है जिसका नेम है सैटन एक ड्राइवर है, साथ साथ एक टूरिस्ट गाइड भी आप ये कह सकते हो. और जो तीसरा जो पर्सन इनके साथ है वो है डैनियल क्या है, एक इंटरप्रेटर है, मतलब जैसे लैंग्वेज को इंटरप्रेट अगर वगैरह करना हो, ठीक है. सो डैनियल भी इनके साथ है और ये लोग माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं. तो ये एक छोटे से जगह पे एक माउंटेन विलेज में रुके हुए हैं जहाँ पे एक लेडी है लाहमो. ओके, राहू नाम के एक विलेज में यहाँ पे रुके हुए हैं और लाहमो नाम की लेडी है उनके घर में. और वो जाते टाइम जो है अब इनका वहाँ से चलने का टाइम हो गया, तो यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. A flawless half moon floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. तो जिस मॉर्निंग हमें गुड बाय कहना था, वहाँ जो राहू नाम की जगह से निकलना था, आगे की तरफ बढ़ना था, तो हमने आसमान में देखा तो एक ब्लू स्काई था, परफेक्ट ब्लू स्काई. उसमें आधा चांद, बेदाग चांद जो था वो ऐसा लग रहा था तैर रहा हो आसमान के अंदर. और जो बड़े बड़े बादल थे उनके किनारे कैसे लग रहे थे, जैसे ही सूरज निकला तो उसकी हल्की लालिमा उनके ऊपर पड़ी. तो वो फ्रांस की जो बड़ी बड़ी रोटियां होती है, जैसे थोड़ी सी बेक्ड होती है, हल्का लाल रंग उन पे आ जाता है, तो वैसे ही बड़े बड़े बादल उन फ्रेंच लोव्स की तरह लग रहे थे. नाउ दैट वी वर लिविंग, राहू लाहमो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, एंड शी हैड सेड दैट आई ought टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स. तो जैसे अब हम लोग राहू छोड़ के जा रहे थे, तो लाहमो मुझे कहती है कि वो मुझे को एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है, क्योंकि मैं वहाँ से जा रहा था. राइटर कह रही है बात, निक मिडल्टन कह रहे हैं. तो वो मुझे एक फेयरवेल प्रेजेंट, एक गिफ्ट देना चाहती थी. और एक इस शाम मैंने उसे बताया था डैनियल के थ्रू कि मैं माउंट कैलाश की तरफ जा रहा हूँ कोरा करने के लिए, और उसने कहा था कि मुझे कुछ वार्मर, कुछ गर्म कपड़े अपने साथ ले लेने चाहिए. तो डैनियल देखिए यहाँ पे इंटरप्रेटर है, क्योंकि वो यहाँ पे तिब्बतन वगैरह लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं, तो शायद वो निक मिडल्टन समझ नहीं पाएंगे. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. Satan sized me up as we clambered into his car. Ah yes, he declared, Drogba sir. तो देखिए जैसे वो अपने टेंट के अंदर गई झुककर और वापस आई, तो उसने एक लंबी स्लीव वाला, एक भेड़ की ऊन का बना हुआ एक कोट वो लेके आई, जो जिसे ज़्यादातर वहाँ के आदमी पहनते थे, जो शेफर्ड वगैरह थे, जो गडरिये वगैरह थे. और सैतन ने जब मुझे देखा, वो मतलब, और जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठने लगे एक अजीब ढंग से, क्लैम्बर का मतलब होता है गाड़ी में अजीब तरीके से बैठना पीछे की तरफ, तो वो कहने लगा, उसने क्या कहा, कहते हैं सर बिल्कुल ड्रोकबा लग रहे हो आप, बिल्कुल इन शेफर्ड के जैसे लग रहे हो जो यहाँ तिब्बत के अंदर है. उनको ड्रोकबा कहते हैं उन लोगों को. वी टूक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगटेंग. सैतन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. But no problem, sir, he assured us. If there is no snow, what was the likelihood of that, I asked, not knowing, sir, until we get there. तो सैतन ने क्या किया, चैंगटेंग से मतलब एक शॉर्टकट ले लिया, और वो एक ऐसा रूट जानता था जो हमें सीधे ही साउथ वेस्ट की तरफ ले जाएगा, मतलब डायरेक्टली माउंट कैलाश की तरफ ले जाएगा वो रूट. लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके अंदर काफ़ी बड़े मतलब हमें माउंटेन पासेस को क्रॉस करना था. माउंटेन पास क्या होते हैं कि माउंटेन के ऊपर एक तरफ आप ये कह सकते हो कि माउंटेन के बीच से जाने के जो रास्ते होते हैं, मतलब काफ़ी ऊपर चढ़ाई होती है और उसके बाद नीचे भी उतरना होता है. तो कहता है कि सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर बर्फ़ ना मिली तो. मैंने पूछ लिया कि बर्फ़ मिलने की क्या चांसेस है, तो उसने कहा ड्राइवर ने कि सर जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाए कुछ कह नहीं सकता मैं. फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राहू
The shortcut took us across vast open plains and plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. तो देखिए जो राहु की जेंटली रोलिंग हिल्स हल्की घुमावदार पहाड़ियाँ थी, उनसे होते हुए जो है वो शैतान हमें एक खुले मैदानों के उस पार ले गए जहाँ और कुछ भी नहीं था बल्कि कुछ एंटीलोप्स थे जो क्या कर रहे थे, हिरन के जैसे होते हैं। तो कुछ एंटीलोप्स क्या कर रहे थे, वो सूखी जो पास्चर थी वहाँ पे एरिड पास्चर जो थी उसको निबलिंग कर रहे थे, मतलब उसको धीरे धीरे निबलिंग होता है मतलब खाना जैसे, तो वो उसको खा रहे थे और हमारी तरफ त्योरियाँ चढ़ा के देख रहे थे और हमें देखते ही फिर वो बड़ी तेज़ी से भाग खड़े हुए और उसके बाद दिखाई भी नहीं दिए। बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, वॉइड का मतलब कहीं दिखाई नहीं दिया, बाउंडिंग अवे का मतलब भाग जाना। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू। Satan told us we were approaching them long before they appeared. Yang, he said, pointing towards a far-off pall of dust. When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp and clean air. तो देखिए थोड़ा सा और आगे हम जब चले तो अब प्लेन्स की जगह थोड़ी मतलब पत्थर वहाँ पे आने लगे थे, घास की जगह पत्थर आने लगे थे मैदानों में, मतलब पत्थर थे वहाँ पे, पथरीली ज़मीन थी। तो हमारे सामने क्या है, जंगली गधे काफ़ी हमें दिखाई दिए। शैतान ने बताया कि वो काफ़ी देर से मतलब हम उस एरिया में आ गए हैं जी, ये उन गधों का एरिया है और यांग नाम उनको कहा कि इन्हें यहाँ यांग कहते हैं। और दूर से देखा तो काफ़ी सारे एक झुंड जो था उनका वो दौड़ता हुआ आ रहा था। एन मास का मतलब इकट्ठा, वो जैसे कि मनूवर्स करते हैं आर्मी पर्सन या कुछ और, जैसे एक प्रैक्टिस करते हैं मान लीजिए, ऐसे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में वो दौड़ते हुए आ रहे थे और उनके दौड़ने से जो था मिट्टी का एक जैसे बड़ा सा बादल, काफ़ी सारी मिट्टी की धूल ऊपर उठ रही थी, ऐसा लग रहा था उस क्रिस्प और क्लीन एयर के अंदर। बिलोड का मतलब एकदम से ऊपर उठना कोई चीज़, तो मिट्टी के आप ये कह सकते हो कि जो बादल है या जो धूल के बादल है वहाँ पर ऊपर उठ रहे थे, वो हमारी तरफ जब आ रहे थे इस तरीके से मनावर करते हुए। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogwas standing their flocks. Sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pose and stare at our car, occasionally waving us as we passed. तो देखिए अब उन पथरीली ज़मीन की जगह पहाड़ियों ने लेना स्टार्ट कर दिया था, पहाड़ियाँ आने लगी थी। तो हमने देखा जब पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया था तो हम किसके पास से गुजरे, अकेले ड्रोकबाज के पास से। ड्रोकबाज वही नोमैड्स होते हैं, चरवाहे वगैरह। तो वो क्या कर रहे थे, अपने पशुओं की रखवाली कर रहे थे और उनमें से कई मतलब मैन थे, कई विमेन थी और वो वेल रैप्ड फिगर्स, उन्होंने अच्छे तरीके से अपने आप को कवर किया हुआ था ठंड के अंदर। और वो रुक जाते और हमारी कार की तरफ देखने लग जाते काफ़ी देर, और उनमें से कभी कभी तो कोई हमें वेव भी कर देता, हाथ हिला के बाय भी कह देता। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. और जब हमारा जो ट्रैक था मतलब हमें उन जो जानवर जिनकी वो रखवाली कर रहे थे उनके पास ले जाता, मतलब गाड़ी उनके पास से निकलती तो जो वहाँ पे भेड़ें होती वो क्या करती, एकदम से गाड़ी के आगे से बचने की कोशिश करती और एकदम से मुड़ जाती, स्पीडिंग व्हीकल से दूर हो जाती। वो वेयरिंग का मतलब एकदम से मुड़ जाना। वी पास nomads dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guard. तो हम जो नोमैड लोगों ने उन चरवाहों ने क्या कर रखे थे, अपने अलग से अकेले एरिया के अंदर शानदार जो एकांत था वहाँ पे अपने टेंट्स उन्होंने तंबू गाड़े हुए थे और एक जो बड़ा सा काला कुत्ता, तिब्बतन मैस्टिफ जिसे बोलते हैं, वो एक गार्ड के तौर पे वहाँ खड़ा था रखवाली करने के लिए। These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. और ये जो जंगली खूंखार जो डॉग्स थे ये क्या कर लेते, दूर से ही हमें जब आते हुए देखते तो अपने सिर ऊपर करके हमें देखने लग जाते और अपनी नज़रों में हमें मतलब समा रहे थे, मतलब हम पे ही ये नज़र बनाए रखे होते कुत्ते। As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. और जब हम उनके और करीब चले जाते तो वो क्या करते, एकदम से एक्शन में आ जाते और बड़ी तेज़ी से दौड़ के हमारी तरफ आते, जैसे कि एक गन से कोई बुलेट निकली है और उसी स्पीड से लगभग आते हैं, मतलब उनको कोई किसी तरह का डर नहीं होता जब वो देखते ना कि हम उनके एरिया की तरफ जा रहे हैं तब। These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. ये जो शैगी मॉन्स्टर्स थे, शैगी का मतलब इनके काफ़ी बाल थे, आप ये कह सकते हो बॉडी के ऊपर, और वो मतलब अनकैम्प्ड थे, अच्छे से वो सवारे हुए नहीं थे और ये
जो अंधेरी रात होती है उससे भी ज़्यादा काले दिख रहे थे। उन्होंने गले में जो लाल पट्टे उन्होंने पहने हुए थे और बड़े ही भयानक लग रहे थे। ये बड़े भयानक ढंग से ये भौंक रहे थे और इनके बड़े बड़े जो जबड़े हैं वो दिख रहे थे जब ये भौंकते थे। They were completely fearless of our vehicles, shooting straight into our path, causing Saturn to brake and swerve. और वो हमारे व्हीकल से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, वो तो बिल्कुल सामने आ रहे थे व्हीकल के और एकदम से सैटन को क्या करने पड़ते, बार बार ब्रेक लगाने पड़ते और एकदम से स्वर्व करना पड़ता, गाड़ी को घुमाना पड़ता, मोड़ना पड़ता। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. और जो वो डॉग्स थे मतलब 100 मीटर तक लगभग हमारा पीछा करते और तब तक पीछा करते रहते जब तक वो हमें अपने एरिया से बाहर ना छोड़ आए, निकाल आए। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet. और ये बात समझने में देर नहीं लगी और ये अंडरस्टैंडेबल ही था कि क्यों ये खतरनाक जो टिबेटन मैस्टिफ जिन्हें कहते हैं इन डॉग्स को, ये चाइना की शाही कोर्ट्स में इतने पॉपुलर थे हंटिंग डॉग्स के तौर पे और सिल्क रोड से इनको लाया जाता था तिब्बत से एक टैक्स पेमेंट के तौर पे। पुराने टाइम में एक टैक्स पेमेंट के तौर पे, एक ट्रिब्यूट के तौर पे इन्हें सिल्क रोड से वहाँ पर चाइना की शाही दरबारों में हंटिंग डॉग्स के तौर पे ले जाया जाता था। तो देखिए सिल्क रोड एक पुराना रूट है जो कि चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज तक जाता था और काफ़ी बड़ा रूट था ये, जहाँ पे मेनली सिल्क का या इसके अलावा और भी चीज़ों का व्यापार होता था, बड़े बड़े कारवां जाया करते थे, तभी उसका नाम सिल्क रोड पड़ा। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. तो हम देख सकते थे कि हमारे होराइजन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा था, बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स हमें दिख रहे थे जिनकी चोटी पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। और अब हम एक घाटी में प्रवेश कर चुके थे जहाँ पर नदी थी वो काफ़ी चौड़ी थी और उसके अंदर काफ़ी बर्फ़ थी, बर्फ़ से वो रुकी हुई थी, क्लोक्ड विद आइस दैट रिवर। और बर्फ़ जो थी वो सफ़ेद रंग से और धूप के अंदर चमक रही थी, सफ़ेद रंग की थी वो। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and valley sides closed in. और जो रास्ता था जिस ट्रैक पे हम आ रहे थे वो उसके किनारों के पास ही था और जैसे मेंडर्स होते हैं, घुमाव होते हैं एक नदी के अंदर, उसी तरीके से रास्ता भी उस मेंडर्स के साथ साथ ट्विस्ट कर रहा था और धीरे धीरे इस तरह हम ऊंचाई पर आते चले गए और वैली साइड जो थी वो क्लोज हो गई। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, Saturn now in third gear as we continued to climb. तो देखिए अब जो टर्न्स थे वो शार्पर, बड़े तीखे तीखे टर्न, शार्प टर्न आने लगे गाड़ी के अंदर और जो अब गाड़ी थी वो मतलब काफ़ी बम्पर्स भी आने लगे रास्ते में, मतलब गाड़ी अब हिचकोले लेने लगी। सैटर्न जो था वो थर्ड गियर में गाड़ी चला रहा था और हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डॉप्ड विद पैचेज ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकन। अब जो ट्रैक था आइसी रिवर से दूर हो चला था और अब स्टीपर स्लोप्स थे काफ़ी, जैसे उनसे मेहनत करके सैटर्न गाड़ी आगे चला रहा था। बड़ी ढलान थी, बड़ी तेज़, और वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी और वो कवर्ड थी किससे, ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइकन के पैचेज से। जो काई होती है ब्राइट ऑरेंज कलर की, उसके पैचेस जगह जगह पे थे। डॉप्ड का मतलब कवर्ड। बीनीथ द रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, हेल्ड माई नोज, स्नोटेड एंड क्लियर्ड देम। तो चट्टानों के नीचे मैंने देखा कि बड़े बड़े हंक्स होते, बड़े बड़े टुकड़े बर्फ के वो नीचे मतलब लटक रहे थे और ऐसा लग रहा था जहाँ पे वहाँ परमानेंट शेड रहती है, वहाँ पे धूप कभी नहीं आती उनके नीचे, चट्टानों के नीचे उस हिस्से में। और मुझे क्या फील हुआ कि जैसे मेरे कानों के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है किसी चीज़ का, तो मैंने मेरी नाक को पकड़ा, एकदम से मैंने एक्सहेल किया, स्नोटेड किया और इस तरह से कानों को और गले नाक को साफ किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सैटन स्टॉप्ड। और एकदम से एक टाइट बैंड आया, रास्ते में मोड़ सा आया और सैटन ने एकदम रुक गया, गाड़ी रोक दी उसने। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what I was going on. इससे पहले कि मुझे पता चलता कि गाड़ी क्यों रुकी है, वो अपनी सीट से खड़ा हो चुका था और उसने दरवाज़ा खोल लिया था। Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. तो डैनियल को भी पता चल गया था कि वो सैटन क्यों उतरा गाड़ी से नीचे। वो कहता है जी बर्फ़ है आगे इस रास्ते पर। वो भी व्हीकल से बाहर निकल गया और जैसे उसने बाहर की तरफ निकला तो उसने दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर की तरफ आया। A swath of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petted out and the dirt trail reappeared. तो एक बर्फ़ की जो रोड था उसके सामने एक बर्फ़ का आप ये कह सकते हो कि पट्टी सी जमी हुई थी आगे और लगभग 15 मीटर की दूरी तक ये रोड पे फैली हुई थी और उसके बाद ये पेटर आउट होके मतलब उसके बाद ये कम होके
खत्म हो रही थी, 15 मीटर तक बर्फ फैली हुई थी, और उसके बाद फिर से डर्ट वाला जो ट्रैक था वो वापस आ रहा था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड। और हमारे दोनों तरफ ही क्या थी, स्नो थी, जिससे क्या था, मतलब हम साइड से भी गाड़ी नहीं चला सकते थे, अपस्लोप की तरफ मतलब गाड़ी स्किड कर सकती थी, वहाँ से फिसल सकती थी। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पैच। तो जो किनारा था वो काफ़ी ढलवा था और व्हीकल उस पर नहीं जा सकता था, और बर्फ़ भी थी वहाँ पे। तो उस स्नो पैच के अलावा कोई और हमारे पास रास्ता नहीं था कि हम साइड से गाड़ी निकाल लेते, हमें उसके अंदर से ही जाना अभी ज़रूरी था। I joined Daniel as Satan stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how steady it was. I looked at my wrist watch. We were at 5210 meters above sea level. तो डैनियल और सैतन क्या कर रहे थे, उस जो मतलब बर्फ़ के वहाँ पे क्रस्ट जम चुकी थी, पपड़ी हो चुकी थी, उसके ऊपर वो क्या करने लगे, फिसलने लगे, आगे बढ़ने लगे, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा अपना पैर मारने लगे बर्फ़ के ऊपर, ये देखने के लिए कि ये कितनी ठोस है, कितनी स्टर्डी है। मैं मेरी घड़ी की तरफ मैंने जब देखा तो वो दिखा रही थी कि हम समुद्र लेवल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर आ गए हैं, सी लेवल से। The snow didn't look too deep to me, but the danger was not its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. If we slip off, the car could turn over, he suggested. तो as we saw, Saturn grabbed handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. राइटर कहता है कि जो है बर्फ मुझे ज़्यादा गहरी तो नहीं नज़र नहीं आई, लेकिन डेंजर इसकी डेप्थ में नहीं था। डैनियल कहता है इसकी जो आइसी टॉप लेयर है उसमें खतरा है, और अगर हम फिसल गए तो कार पलट सकती है, he suggested. As we saw Saturn grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface, we both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Saturn's load. तो हमने क्या देखा कि सैतन इतनी देर में ही कहीं से कोई मिट्टी उठा के और उस फ्रोजन सरफेस के ऊपर फेंक रहा है फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए, ताकि गाड़ी फिसले ना वहाँ से। हम दोनों ने भी उसका साथ दिया, और हमने भी सोयल जो थी वो स्नो के ऊपर स्प्रेड करनी स्टार्ट कर दी, और डैनियल और मैं गाड़ी से बाहर ही रहे ताकि जब वो गाड़ी चलाए सैतन तो उसका लोड कम हो जाए। He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. वो थोड़ा पीछे हटा, और उसके बाद ने क्या किया, उसने उस डर्टी स्नो की तरफ गाड़ी चला दी, और धीरे धीरे उसके आइसी सरफेस पे चलाने लगा, और इस तरह से धीरे धीरे करते उसकी पूरी लेंथ पार कर गया, उसे कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई। 10 minutes later we stopped at another blockage. Not good sir, Saturn announced as he jumped out again to survey the scene. This time he decided to try and drive around the snow. 10 मिनट बाद ही सैतन जो है फिर से मतलब एक ब्लॉकेज उससे सामने दिखाई दिया, वो रुक जाता है और कहता है कि सर ये अच्छी बात मतलब नहीं अच्छा संकेत। और सैतन ने क्या किया कि इस बार जो है मैं बर्फ़ के साइड से निकालने की कोशिश करूँगा, मिट्टी डालने के बजाय। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स, बट समहाउ सैतन नेगोशिएटेड देम, हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट। जो ये ढलान ऊंचाई थी वो थोड़ी सी स्टीप थी, ढलवा थी, और चट्टाने भी थी, साइड में से निकलने में रिस्क था, बट सैतन ने जैसे भी करके उसे नेगोशिएट कर लिया, मतलब वहाँ से उसने गाड़ी निकाल ली। उसकी जो 4-wheel ड्राइव थी, मतलब चारों जो पहिए थे वो एक सेंट्रल सिस्टम से कंट्रोल में थे, और इस तरह से जो उसका व्हीकल है वो लर्च करता हुआ, लर्च का मतलब इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ एक बाधा को पार करता हुआ दूसरी बाधा को पार कर गया। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बैंड्स, regaining the trail further up where the snow had not drifted. इस तरह करते करते उसने एकदम से एक शार्प टर्न लिया, हेयरपिन बैंड का मतलब बड़ा ही तेज शार्प टर्न ले लिया उसने एकदम से, और वापस एक ऐसे ट्रैक पे, एक ऐसे रोड पे आ गया जहाँ पे बर्फ नहीं गिरी हुई थी। I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle which is supposed to help a rapid ascent. तो मैंने मेरी दोबारा घड़ी चेक की, और हम जो थे ब्राइट सनशाइन में आगे बढ़ते रहे, उस पहाड़ पे चढ़ते, उस पास के ऊपर चढ़ते रहे पहाड़ के ऊपर, और हम 5400 मीटर की ऊंचाई पर आ गए थे, और मेरा सिर जो था वो मेरे सिर के अंदर थ्रोबिंग होने लगी थी। थ्रोबिंग का मतलब कि मेरे सिर के अंदर चक्कर से आने लगे थे ऊंचाई पर जाकर, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। तो मैंने क्या किया, आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल विच इज़ सपोज टू हेल्प ए रैपिड एसेंट। तो मेरे पास जो वाटर बॉटल थी मैंने उसमें पानी की कुछ घूंटे ली, और ये माना जाता है कि अगर आप पानी पीते रहो जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो एकदम से अगर ऊंचाई पे आप जा रहे हो ना, रैपिड एसेंट अगर है, चढ़ान है ऊंचाई की तरफ, तो उसमें ये हेल्प करता है पानी।
We finally reached the top of the pass at 5515 meters. It was marked by a large cairn of rocks, festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. तो फाइनली हम जो पास था उसके टॉप पर, उसकी बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गए। माउंटेन जो पास था उसकी ऊंचाई 5515 मीटर थी और वहाँ पे पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और जिसको डेकोरेट किया गया था, फेस्टून किया गया था सफ़ेद कलर के सिल्क की चुनरियों से। और जो प्रार्थना की जो झंडियाँ होती है जो लोग श्रद्धा पूर्वक लेके जाते हैं, मतलब वो रैग्ड कंडीशन में थे, वो काफ़ी फटी पुरानी हो चुकी थी। मतलब जैसे वहाँ पे प्रार्थना के लिए जो झंडियाँ लगा देते हैं वो फटी हुई हालत में थी और वहाँ पे सफ़ेद सिल्क की चुनरियाँ चढ़ी हुई थी उन पत्थरों के ऊपर, वो उनसे सजा हुआ था। We all took a turn around the cairn in a clockwise direction as is the tradition and Saturn checked the tires on his vehicle. तो जैसा कि वहाँ पे ट्रेडिशन है, जो रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एक चक्कर लगाया उस कैन के चारों तरफ, जो पत्थरों का जो ढेर था। और सैतन ने क्या किया, इतने में व्हीकल के टायर्स चेक कर लिए। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. It sounded dangerous to me. Maybe Sir Saturn laughed but no smoking. तो वो पेट्रोल टैंक पे रुका और उसने जैसे ही जो मतलब टैंक था पेट्रोल का, उसका स्क्रू थोड़ा सा लूज़ किया, उसको ओपन किया तो एक हिस की साउंड आई उसके अंदर से। तो इसका मतलब ये था कि फ्यूल के अंदर लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या था, वो एक्सपेंड हो रहा था, वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था उसके अंदर। और मुझे ये थोड़ा खतरनाक लगा। तो मैंने सैटर्न से जब जो पूछा तो उसने कहा कि सर हो सकता है डेंजरस, बट यहाँ पे आपको स्मोकिंग नहीं करनी, वो हंसते हुए कहने लगा। My headache soon cleared as we carried down the other side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. और मेरा जो हेडेक था वो ठीक होने लगा जब हम एकदम से उस पास के दूसरी तरफ, जैसे पहाड़ की चोटी पे आ गए थे और उससे नीचे की तरफ जब दूसरी साइड जाने लगे, उतरने लगे, तो मेरा जो हेडेक था वो ठीक होने लगा था। कैरियर डाउन का मतलब एकदम से नीचे उतरना। और ये 2 बजे का टाइम था और हम लंच के लिए रुके कहीं पे। We ate hot noodles inside a large canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. तो हमने क्या किया, एक ड्राई सोल्ट लेक थी, उसके पास में ही एक ना कोई कैंप बनाया गया था, उसी का एक हिस्सा था, एक कैनवस का टेंट था बड़ा सा, उसके अंदर हमने क्या किया, हॉट नूडल्स खाए लंच में। द प्लेटू इज pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. तो ये जो प्लेटू जिस पे हम आ गए थे, इसमें क्या थे, काफ़ी जगह पर आपको नमक के ढेर दिखाई दे सकते थे और जो सोल्टी जो वाटर होता है उसकी झीलें दिखाई दे सकती थी। और ये क्या थे, ये टेथिस ओशन के अवशेष थे। वेस्टिजेस का मतलब अवशेष थे जो कि किसी टाइम में जो एक ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ था, जो एक टक्कर हुई थी महाद्वीपों की, उससे पहले ये तिब्बत की बॉर्डर पे हुआ करता था और उस टक्कर से क्या हो गया था, ये आसमान की तरफ ऊपर उठ गया था। दिस वन वॉज अ hive of activity, man with pickaxes and shovels trudging back and forth in their लॉन्ग शिपस्किन कोट्स एंड सोल्ट इनक्रेस्टेड बूट्स। तो ये जो एरिया था, ये क्या था, एक एक्टिविटी से काफ़ी भरा हुआ था। हाइव का मतलब यहाँ पे लगातार एक्टिविटी चलती रहती थी। जो आदमी लोग थे वो क्या करते थे, लंबे उन्होंने शिपस्किन के कोट पहने हुए होते थे, उनके जूते जो थे उन पे सोल्ट की पपड़ी वगैरह जमी हुई थी क्योंकि सोल्ट के वहाँ पे ढेर थे। और वो कुदाली और फावड़े लिए हुए, पिकैक्सेस एंड शोवल्स लिए हुए इधर उधर घूम रहे थे। ऑल वोर सन ग्लासेज अगेंस्ट द ग्लेयर एज ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू रॉक ट्रक्स emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. और सभी ने सनग्लासेस पहने हुए थे ग्लेयर के लिए, मतलब सूरज की रोशनी जब उनके ऊपर पड़ रही थी, बर्फ़ के ऊपर और सॉल्ट वगैरह के ऊपर, तो एकदम से वो आंखों में आ रही थी, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ग्लेयर पहने हुए थे। और वहाँ पर उस एरिया से लगातार एक लंबी कतार ट्रक्स की निकल रही थी, ठीक है। उस और वो जो ट्रक्स थे वो किससे भरे हुए थे, नमक के बड़े बड़े ढेरों से भरे हुए थे। By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. और दोपहर में लेट तक होते होते हम एक छोटे से शहर में, टाउन कस्बे में आ गए थे जिसका नाम होर था, जो कि मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे के पास था। और वहाँ पे जो एक वो जो हाईवे था वो पुराना जो एक ट्रेड रूट हुआ करता लहासा से कश्मीर, उसके पीछे था वो। Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck so Saturn and I bade him farewell outside a tire repair shop. Daniel जो था मेरा इंटरप्रेटर है, उसको लहासा वापस लौटना था, तो उसको उस हाईवे पे एक ट्रक मिल गया था, तो इसलिए सैतन और मैंने उसे गुड बाय बोला और हम एक टायर रिपेयर शॉप के बाहर थे। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the salt lake and Saturn was eager to have them fixed since they left him with no spares. तो देखिए, मतलब हम जब नीचे उतर रहे थे उस सोल्ट लेक से नीचे की तरफ आ रहे थे, 2 पंक्चर मतलब लगातार हुए हमारे टायर जो थे ना गाड़ी के उनमें। और सैतन ने क्या कहा, कहता है कि जी हम इनको रिपेयर करवा लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और स्पेयर नहीं है, आपकी बार अगर पंक्चर हो जाएगा तो।
Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was smooth as my bald head. तो यहाँ पे थोड़ा ह्यूमर डालता हुआ राइटर कह रहा है कि जो दूसरा टायर उसने चेंज किया था, मतलब वो क्या था, इतना स्मूथ था, जिसकी जगह जो नया टायर लगा वो मेरे गंजे सिर की तरह बिल्कुल स्मूथ था. Hor was a grim, miserable place. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर. तो देखिए, होर जो था वो एक ग्रिम सा प्लेस था, मिजरेबल, जैसे जहाँ मन नहीं लगता, जैसे जहाँ सैडनेस आती है जिस जगह पे जाने से, अंधेरा सा, इस तरह की वो जगह थी, उदासी वाली. और वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, केवल वहाँ पे आपको धूल मिलेगी, पहाड़ियाँ मिलेगी, चट्टानें मिलेगी, और जो इधर उधर मतलब काफ़ी जगह पर आपको डस्ट और रॉक्स ही मिलेगी उस जगह पर. और वहाँ पे काफ़ी सालों का इकट्ठा हुआ कूड़ा कचरा भी पड़ा था. ठीक है, और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात थी, तो ये दुर्भाग्यवश बात थी, क्योंकि ये एक पवित्र झील मानसरोवर, जो तिब्बत के सबसे पवित्र जो पानी की झील मानी जाती है, उसके पास ये टाउन था, और फिर भी इसमें इतनी गंदगी थी. तो वेनरेटेड होता है सैक्रेड, या मतलब जिसको पवित्र माना जाता है. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers, the Indus, the Ganges, the Satluj and the Brahmaputra. तो देखिए, पुराने हिंदू और बुद्धिस्ट, अगर हम कॉस्मोलॉजी की बात करें, कॉस्मोलॉजी जो होती है ब्रह्मांड के बारे में जो भी लिखा गया है, जो ज्ञान है, मतलब उसकी बात करें, तो वो ये बताता है कि मानसरोवर जो है ना, 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है. इनमें से सिंधु नदी है, इंडस, गैंजीज जिसे गंगा नदी कहते हैं, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ये 4 नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर को माना गया है. Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash. लेकिन जो सतलुज नदी है वही लेक से निकलती है, बाकी जो और नदियां हैं उनके जो हेडवाटर्स है, उनके जो उद्गम स्थल है, वो कैलाश पर्वत के दोनों तरफ से जो आसपास के स्थलों से है, वहां पर मानसरोवर से नहीं है. We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. और अब हम उस महान पर्वत, उस कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर थे. स्ट्राइकिंग डिस्टेंस का मतलब जहां पहुंचना ज़्यादा मुश्किल ना हो, बहुत ही कम दूरी पे थे, और मैं बड़ा उत्सुक था आगे जाने के लिए. But I had to wait. Sadan told me to go and drink some tea in Hor's only cafe, which like all other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा इसके लिए. सैतन ने मुझे कहा कि आप जाके एक कोई चाय वगैरह कहीं पिया हो, तो वहाँ पे होर में एक ही कैफ़े था, और वो उस शहर की, उस कस्बे की और बिल्डिंग्स की तरह ही था. मतलब एक ख़राब से पेंटेड कंक्रीट से वो बनाया गया था, और उसके अंदर 3 जो विंडोज़ थी वो टूटी हुई थी. द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कॉम्पनसेट फॉर द ड्रोट. यहाँ ड्रोट होता है हल्की हवा का, मतलब ठंडी हवा का झोंका जो है, जो अनकम्फर्टेबल होता है. तो जो मैंने लेक से बाहर की तरफ मतलब अंदर जो था ना, उसकी टूटी हुई विंडोज़ में से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, जो काफ़ी डिस्कम्फर्ट दे रहे थे. तो उसकी भरपाई किसने कर दी? उन्हीं विंडो से बाहर जो वो मानसरोवर लेक थी, उसका अच्छा व्यू मिल रहा था, अच्छे से वो दिख रही थी. तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठंडी हवा के झोंके तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही मानसरोवर झील भी दिख रही है, तो वो उस बात की भरपाई हो गई थी. I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. तो मैं उस कैफ़े में बैठा, तो एक चाइनीज़ यूथ था वहाँ पे, मिलिट्री यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई थी, तो वो वहाँ सर्व कर रहा था. तो उसने क्या किया, एक गंदा सा कपड़ा लेके, एक चिथड़ा लेके, फिल्दी रैग जो होता है, उसने मेरी टेबल पे ग्रीस फैला दी. ग्रीस का मतलब देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा मतलब क्या है कि वो साफ़ नहीं होगा वो कपड़ा, और मतलब उसके आप ये कह सकते हो कि चिकनाई लगी होगी कपड़े के, तो मतलब अच्छे से साफ़ नहीं किया होगा. तो कहते हैं कि उसने ग्रीस वहाँ पे फैला दी टेबल पे साफ़ करने के बजाय, और मेरे सामने एक ग्लास और एक टी का थर्मोस ला के रख दिया. Half an hour later, Saturn relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash. आधे घंटे के बाद सैतन ने क्या किया, मुझे मेरा ये जो अकेलेपन में जो मेरी कहत थी, इससे मुझे आज़ाद किया, रिलीव किया, और उसके बाद हम जो टाउन होर था उससे बाहर की तरफ चल पड़े. बहुत सारी चट्टानों के पास से गुजरते हुए, कूड़ों के ढेर के पास से गुजरते हुए माउंट कैलाश की तरफ हम बढ़ चले. My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers. फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर. तो कहता है कि होर में जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो और जो लोग यहाँ पे आए थे बाहर के, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस दिए थे कि पहली बार उन्हें कैसा लगा था होर टाउन में आके, उनसे बिल्कुल अलग था. एकाई कावागुची, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts.
तो यहाँ पे कौन आए थे, एक जापानीज साधु आया था जिसका नाम था इकाई कावागुची, जो कि 1900 में यहाँ पे आया था, और वो इस स्थान की पवित्र, इस झील की पवित्रता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और उसके कुछ साल बाद जो था, ये जो हैलोड वाटर्स, जो ये पवित्र पानी है, इसका इफेक्ट सिमिलर ऐसा ही इफेक्ट हुआ एक और बंदे पे जो आया था यहाँ पे, स्वीडन से था, उसका नाम था स्विन हैडिन। और वो ऐसा नहीं था, वो आदमी इमोशनल टाइप था, लेकिन फिर भी यहाँ आके वो इमोशनल हो गया था उसकी पवित्रता से। लेकिन मुझ पर झील का ऐसा कोई असर नहीं हुआ था। अलग मतलब उन लोगों का जो एक्सपीरियंस हुआ उसके कॉन्ट्रास्ट में था मेरा एक्सपीरियंस, उनसे बिल्कुल ऑपोजिट था। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Durchin for what turned out to be another troubled night. तो देखिए अंधेरा हो चला था, मतलब हम वहाँ से चलने लगे, इससे पहले अंधेरा हो चुका था, वहाँ से निकल चुके थे, और 10 साढ़े 10 बजे के करीब हमने क्या किया, मतलब वहीं कैलाश माउंट कैलाश के पास एक छोटा सा टाउन है दर्शन, वहाँ एक गेस्ट हाउस में हमने ठहरना सही समझा। और वो नाइट भी मेरे लिए काफ़ी मुसीबत भरी नाइट रही। कैसे? Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more, though it, if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. तो देखिए, जो खुली हवा में जो कूड़े कचरे के जो ढेर वहाँ पे लगे थे, जो मतलब होर नाम के टाउन में थे, तो वहाँ जब मैं घूम रहा था पहले, थोड़ी देर पहले जब हम वहाँ रुके थे, तो उससे मेरा जो जुकाम था वो फिर से मुझे हो गया था। हालांकि अगर मैं सच बताऊँ तो मेरी हर्बल टी से ये ठीक नहीं हुआ था। One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. My watch told me I was at 4760 meters. It was not much higher than Rao, and there I had been gasping for oxygen several times every night. I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. तो मैं इस बात से कन्विंस नहीं था। मैं जब सोने की कोशिश करने लगा तो मेरा जो एक नोस्ट्रिल है नाक का, वो ब्लॉक हो गया, मतलब सांस नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं कन्विंस नहीं था इस बात से कि दूसरे नोस्ट्रिल से मुझे सफिशिएंट ऑक्सीजन इतनी मिल पाएगी कि मैं आराम से सो पाऊंगा। मैंने मेरी घड़ी की तरफ देखा तो उसमें मुझे क्या पता चला कि मैं समुद्र तल से 4760 मीटर की ऊंचाई पर आ गया हूँ। ये राहु से ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, इससे पहले भी इससे ज़्यादा ऊंचाई पे हम गए हुए थे। अब तो हम पास से नीचे की तरफ उतर रहे थे, और वहाँ भी मुझे ऑक्सीजन के लिए, मतलब मैं हाँफ रहा था, कई बार मुझे रात को परेशानी हुई थी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। और मैं ये जो नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे मेरे साथ, नॉक्टर्नल का मतलब रात संबंधी, सोने संबंधी जो डिस्टर्बेंस हो रही थी, इससे क्या मैं इनके अकस्टम्ड हो गया था, इनका आदी हो गया था, हैबिचुअल। लेकिन अभी भी मुझे इन डिस्टर्बेंसेस से डर लगता था जब मुझे सांस लेने में तकलीफ हो जाती थी वहाँ पे। Tired and hungry, I started breathing through my mouth. After a while, I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen. But just as I was drifting off, I woke up abruptly. मैं थका हुआ था, मैं भूखा था, तो मैं मेरे मुंह से सांस लेने लगा। और कुछ देर के बाद क्या हुआ, मैंने सिंगल नोस्ट्रिल पे मतलब भरोसा किया। मैंने सोचा कि इससे एक ही नोस्ट्रिल से अगर सांस लूँगा तो वो काफ़ी ऑक्सीजन आ जाएगी, अगर एक बंद है तो भी। और जैसे ही मैं सोने लगा, मैं एकदम से उठ गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, एंड आई सेट अप a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. तो कुछ गड़बड़ थी। मैं सोच रहा था, मेरी चेस्ट जो थी मुझे अजीब तरीके से हैवी फील होने लगी, और जैसे ही मैं उठा, फिर वापस मैं सोने लगा था, फिर एकदम से मेरी चेस्ट हैवी होने लगी, तो मैं उठ गया। और उठने से क्या हुआ कि मेरे जो नेसल पैसेजेस थे, जो सांस लेने का जो रास्ता था नाक में, वो एकदम से क्लियर हो गया, और मुझे जो चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही थी उससे थोड़ा रिलीफ मिला। मैंने सोचा बड़ी अजीब बात कि सोने से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। I lay back down and tried again, same result. मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, और मैंने सोचा इस बार नींद आ जाए, लेकिन फिर वही हुआ। I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. It must have been those emergency electrical impulses again. But this was not the same as on previous occasions. This time I was not gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. तो मैंने सोने की कोशिश की फिर से, और वही रिजल्ट निकला। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं उस मतलब नींद की दुनिया में डूबने वाला था या सोने वाला था, तो किसी चीज़ ने मुझे संकेत दिया कि मुझे सोना नहीं चाहिए। हो सकता है कि जैसे बॉडी के अंदर होता है ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, उन्होंने शायद मुझे वॉर्न किया, ठीक है, कि तुम्हें सोना नहीं चाहिए, कि ये खतरा है तुम्हारे लिए सोना। और शायद लेकिन ये जो जैसे मुझे पहले वार्निंग्स मिली थी जब मैं और जगहों पर था, तो उसके जैसी नहीं थी। इस बार मैं हाफ नहीं रहा था सांस लेने के लिए, सिंपली इस बार मुझे ऐसा अंदर से ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि मुझे सोना नहीं चाहिए आज। Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine. और जब मैं दोबारा बैठा तो फिर से मैं अच्छा महसूस करने लगा, सांस ढंग से आने लगी, इजीली फ्रीली ब्रीथ कर सकता था, और मेरी चेस्ट भी मुझे सही महसूस होने लगी। But as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd. और जैसे ही फिर से मैं मतलब लेट जाता तो मेरे जो साइनसेस थे, जो नेसल पैसेज था, वो क्या हो जाता,
फिर से वो ब्लॉक हो जाता, सांस नहीं आती मुझे और मेरी चेस्ट मुझे अजीब सी बेचैनी मुझे महसूस होने लग जाती, चेस्ट भारी होने लग जाती। I tried propping myself upright against the wall but now I couldn't manage to relax enough to drop off। तो मैंने क्या किया, मैं दीवार के सहारे लेके बैठ के सोना चाहा मैंने कि मेरी जो बैक है वो दीवार के सपोर्ट में लगा ली मैंने, लेकिन मैं इतना रिलैक्स नहीं फील कर पा रहा था कि मुझे नींद आ जाए उस टाइम उस पोजीशन में। I couldn't put my finger on the reason but I was afraid to go to sleep। A little voice inside me was saying that if I did I might never wake up again। So I stayed awake all night। तो मुझे कारण नहीं पता कि ऐसा क्या हो रहा था मेरे साथ, लेकिन मैं सोने से डर रहा था। मेरे अंदर एक हल्की सी आवाज़ मुझे कह रही थी कि अगर मैं आज सोया तो शायद कभी उठ नहीं पाऊंगा। तो मैं पूरी रात मैं नहीं सो पाया उस रात। Sadan took me to Darchan Medical College the following morning। The medical college at Darchan was new and looked like a monastery from the outside with a very solid door that led into a large courtyard। तो सैदन ने जब देखी मेरी कंडीशन ख़राब थी, मैं रात पर सो नहीं पाया, तो वो मुझे दर्शन मेडिकल कॉलेज ले गया अगली मॉर्निंग। और मेडिकल कॉलेज जो दर्शन में था वो नया था, एक मठ के जैसा लग रहा था जहाँ पे ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। और उसका जो बड़ा बाहर दरवाज़ा था, बड़ा सॉलिड डोर था, और उसके अंदर जाके देखा एक बहुत बड़ा आंगन सा था। We found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting। तो हमने वहाँ जाके कंसल्टिंग रूम में, जो डॉक्टर का कंसल्टिंग रूम है वो हमने ढूंढ लिया, जो कि अंधेरा था, जिसके अंदर जो ठंडा था, और वहाँ पे एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा हुआ था। और मैं जो उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर जो अपना पैराफर्नेलिया मतलब जो साजो सामान होते हैं उनके पास, स्टेथोस्कोप वगैरह, वाइट कोट वगैरह, तो वो सब चीज़ें मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा उस डॉक्टर ने कुछ भी नहीं डाला हुआ था। नो वाइट कोट, ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वूली हैट। उसने कोई वाइट कोट नहीं पहना हुआ था, वो भी एक आम तिब्बती के जैसा लग रहा था। उसने एक मोटी सी जो है पुलोवर, एक स्वेटर सी डाली हुई थी, और एक ऊन का हैट डाला हुआ था। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे जो स्लीपलेसनेस हो रही है उसके सिम्टम्स बताए, और कि मैं सोने से किस तरह से डर रहा हूँ, मतलब एक अवर्जन है, मतलब टाल रहा था सोना में, तो उसने मेरी कलाई में नर्व चेक करते हुए मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ डाले डॉक्टर ने। इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सैटन, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। तो डॉक्टर ने नर्व चेक करके सैटन के थ्रू मुझे समझाया कि ये जुकाम हुआ है उनको और ऑल्टीट्यूड का असर है, ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं, मैं कुछ दवाई दे देता हूँ इसके लिए। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। ओ यस, ही सेड, यू विल बी फाइन। तो मैंने ये पूछवाया सैतन के जरिए कि क्या मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि कोरा कर पाऊंगा। तो उस डॉक्टर ने कहा, अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। तो मैं उस मेडिकल कॉलेज से जब बाहर आया तो मेरे हाथ में एक ब्राउन एनवलप था जिसके अंदर 15 जो थी वो कागज़ की बनी हुई पुड़िया थी, स्क्रूज का मतलब छोटी छोटी पुड़िया। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे। तो मुझे तिब्बतन मेडिसिन का 5 दिन का कोर्स उन्होंने दिया था, जो मैंने तुरंत लेना स्टार्ट कर दिया। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. It tasted just like cinnamon। तो एक तो जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट का पैकेज था, तो मैंने उसे खोला तो उसमें क्या था, एक ब्राउन पाउडर था जो मुझे गर्म पानी के साथ लेना था, और वो उसका टेस्ट थोड़ा दालचीनी के जैसा आ रहा था, सिनेमन के जैसा आ रहा था। The contents of the lunchtime and the bedtime packages were less obviously identifiable. Both contained small spherical brown pellets. They looked suspiciously like sheep dung, but of course I took them। तो जो लंच टाइम और बेड टाइम के जो पैकेजेस थे मेडिसिन के, तो वो थोड़े पहचान में कम आ रहे थे। दोनों में छोटी छोटी गोल जो थी ब्राउन कलर की गोलियां थी, और वो मुझे डाउट हुआ कहीं भेड़ की जो थी वो डंग ना हो, ठीक है, भेड़ का आप ये कह सकते हो कि गोबर ना हो वो, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें लिया। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन। तो उस रात मेरा जो पहला दिन का कोर्स मैंने लिया, मैं बड़ा आराम से सोया, मतलब एक लकड़ी के गट्ठे की तरह नहीं, ना कि एक डेड आदमी की तरह। Once he saw that I was going to leave, Satan left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business। तो जब एक बार उसने देख लिया कि मैं ठीक हूँ, मतलब जिंदा रहूँगा, सैतन मुझे छोड़ के चला गया, लहासा लौट गया वो भी, और अब मैं अकेला रह गया था। और एक बुद्धिस्ट होने के नाते उसने मुझे बताया कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊं, तो मतलब सैटन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर उसका जो वो निक मिडल्टन जो राइटर लिख रहे हैं मतलब उनकी मौत हो जाए, तो क्योंकि बुद्धिस्ट ये मानते थे कि आफ्टर डेथ जो है फिर लाइफ है, तो उस बात से उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो सोच रहा था कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरा बिजनेस ख़राब हो जाएगा। दैटसन बिजनेस इसलिए क्योंकि वो मतलब एक टूरिस्ट गाइड भी था और अपनी गाड़ी में उन्हें लेके आया था सैतन। Darchan did not look so horrible after a good night's sleep.
It was still dusty, partially derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of clouds suspended over its summit. तो कहता है कि एक अच्छी नींद आ गई थी उस रात मुझे, तो उसके बाद दैटसन जो पहले मुझे इतना डरावना सा इतना ख़राब जगह लग रही थी इतनी नहीं लगी अब। हाँ, अभी भी डस्टी था, ये पार्शली डेरिलिक्ट था। डेरिलिक्ट का मतलब जैसे किसी चीज़ को छोड़ दिया जाता है, मतलब कोई उसकी देखभाल नहीं करता, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि लोग इसे नेगलेक्ट करते हैं। और वहाँ पे जगह जगह पे आपको मलबे के, कूड़े कचरे के ढेर वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन आसमान में जब सूरज निकला सुबह, क्लियर ब्लू स्काई था, सन जो था वो ब्रिलियंटली बड़ा शानदार चमक रहा था। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे गुरला मंथाटा नाम से एक माउंटेन है जिसकी चोटी के ऊपर हल्का सा आप ये समझते हो कि ये देख लो कि बादल आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, वो स्नो कैप्ड माउंटेन था। तो मुझे उसको देख के किसकी याद हो पाई आ गई, मुझे लगा कि जैसे हिमालय के जैसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे वो बड़ा ही अच्छा व्यू लगा, मतलब मैं मैदानों के उस तरफ देख सकता था, तो ये बात मुझे अच्छी लगी वहाँ पर। The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions as well as the usual strings of prayer flags. तो उस शहर के अंदर क्या था, छोटी मोटी, मतलब रूडिमेंट्री का आप ये कह सकते हो कि छोटी मोटी काम चलाऊ जो थी, कुछ क्या जनरल स्टोर्स थे जिनमें चाइनीज सिगरेट्स बिक रही थी, साबुन या और जो ज़रूरत की चीज़ें जो थी, और कुछ वहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स जो थे, मतलब लोगों को पता था वहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं तो प्रेयर वाले फ्लैग्स थे, उनकी स्ट्रिंग्स थी, लड़ियाँ थी। In front of one man gathered in the afternoon for a game of pool, the battered table looking supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. तो उन दुकानों के सामने क्या था, एक मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते थे दोपहर को, और पूल का गेम खेलने के लिए जो कि बिलियर्ड्स की तरह होता है। और जो वो टेबल थी वो काफ़ी घिसी पिटी थी, बैटर्ड थी, और वो बड़ी ही मतलब जैसे मिसमैच हो रही थी, इनकॉन्ग्रुअस लग रही थी खुली एयर के अंदर। मतलब ज़्यादातर बिलियर्ड्स होता है वो आप इंडोर गेम कह सकते हो, तो बड़ी इनकॉन्ग्रुअस लग रही थी वो टेबल वहाँ पे खुली हवा के अंदर। और जो वहाँ पे विमेन थी वो क्या कर रही थी, पास ही में एक नैरो सी ब्रूक, एक हल्की सी नदी बह रही थी जो मेरे गेस्ट हाउस के पास शोर करते हुए कलकल करते हुए बह रही थी। उसके ठंडे बर्फ वाले पानी में वो अपने लंबे बाल वॉश कर रही थी जो लेडीज थी। Darshan felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims. दर्शन जो था वहाँ मुझे रिलैक्स्ड फील हुआ, मतलब अनहरीड, कोई भाग दौड़ नहीं, बड़ी शांत ज़िंदगी थी। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये इस बात का ड्रॉबैक भी था क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई मेरे साथ कोरा करने के लिए पिलग्रिम्स नहीं मिले। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. Many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spilled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. और मुझे बताया गया कि जब पिलग्रिमेज सीजन जो तीर्थ यात्रा का जो टाइम जब जोरों पे होता है ना पूरा, तो उस टाइम क्या होता है कि ये शहर विजिटर से भरा रहता है, बड़ी भीड़ रहती है, इट इज़ बसलिंग विद द विजिटर्स। और कुछ लोग तो खुद अपना अकोमोडेशन लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे टेंट वगैरह लगा लेते हैं अपने, और जो कि यहाँ से होता मैदान तक चला जाता है, मैदानी हिस्से तक, मतलब काफ़ी एरिया उनके टेंट से फिल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस सीज़न के बिगिनिंग में चला जाता हूँ कोरा करने के लिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं काफ़ी जल्दी आ गया था, लोग अभी तक आना स्टार्ट नहीं हुए थे। One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in Darshan's only cafe. After a little consideration I concluded they were severely limited. Clearly I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. तो कहता है एक दोपहर जो था मैं बैठा हुआ था, मतलब दर्शन के कैफ़े के अंदर चाय पी रहा था कप में, और मैं मेरे ऑप्शंस कैलकुलेट कर रहा था कि कितने ऑप्शन हैं उनके बारे में सोच रहा था, पॉन्डर ओवर कर रहा था। और थोड़ा सोचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे ऑप्शंस तो काफ़ी लिमिटेड है, अभी मैं अकेला पड़ गया हूँ, मतलब कैसे कोरा करूँगा, किसके साथ जाऊँगा। और फिर मैंने सोचा कि जो मैं साथ ही में एक क्या कर रहा था, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर सेल्फ हेल्प प्रोग्राम भी चल रहा था मेरा, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अब मुझे ये भी लग रहा था कि उस प्रोग्राम का मुझ पर कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पॉजिटिव होने की कोशिश भी करूँ तो भी मुझे ऑप्शंस कम नज़र आ रहे थे। In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. मेरे केस में ये मतलब आसान भी नहीं था ये काम, क्योंकि मेरे को ये स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही थी, लेकिन मैं जिस तरीके से सिचुएशन को देख रहा था तो मैं केवल इंतज़ार ही कर सकता था कि कोई अगर मुझे साथी मिले तो हम कोरा करके आए, इतने और भी पिलग्रिम्स आने लगेंगे। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। जो पिलग्रिमेज वाला जो रास्ता था वो अच्छे से मतलब वेल ट्रोडन था, काफ़ी लोग उस पर गए हुए थे और वो साफ़ था रास्ता, लेकिन मैं अकेला फिर भी उसे करना नहीं चाहता था, मेरा मन नहीं था अकेला ये पिलग्रिमेज करने का। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो
I had no idea whether or not the snow had cleared, but I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darchen's brook. कोहरा जो था वो सीजनल था, मतलब एक ही विशेष टाइम था उसे करने का, क्योंकि बाकी जो रास्ता था ना वो कोहरा जहाँ पे हम जाने वाले थे माउंट कैलाश, वो वहाँ पे बर्फ़ गिर जाती थी और वो ब्लॉक हो जाता था रास्ता। तो मुझे नहीं पता था कि वो बर्फ़ अब वहाँ पे मतलब है या नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा कि दर्शन के अंदर जो एकमात्र जो छोटी सी नदी थी उसके किनारों पर जो मैंने बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े वहाँ पर देखे उससे लगे हुए, तो मैं उस बात से एनकरेज नहीं हुआ। मुझे लगा कि अभी भी वहाँ रास्ते में बर्फ़ हो सकती है। Since Saturn had left, I hadn't come across anyone in Darchen with enough English to answer even this most basic question. क्योंकि सैटर्न वहाँ छोड़ के चला गया था, तो मुझे दार्चन में कोई और आदमी नहीं मिला इंसान जिसको इतनी इंग्लिश आती हो कि मेरे इस बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दे सके। Until that is, I met Norbu. The cafe was small, dark and cavernous, with a long metal stove that ran down the middle. तो तब मुझे कौन मिला? मुझे नोरबू नाम का एक आदमी मिला। ये जो कैफ़े था ये स्मॉल था, डार्क था और एक गुफा के जैसा था, और उसके बिल्कुल बीच में क्या था, एक लॉन्ग मेटल का स्टोव था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रिच्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक ऑफ द स्ट्राइप्ड वेराइटी, broad blue, red and white, that is made into stout voluminous shopping bags sold all over China and many other countries of Asia as well as Europe. तो मैंने क्या देखा, उस कैफ़े की जो अंदरी जो दीवारें थी और वो छतें थी वो किससे कवर की गई थी? एक मल्टी कलर के एक धारियों वाले प्लास्टिक से, जो कि अलग अलग कलर्स में था, ब्रॉड ब्लू, रेड और वाइट, और जिसके मजबूत और बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स भी बनाए जाते हैं जो कि चाइना में और बहुत सारे और कंट्रीज़ में, एशिया और यूरोप में बेचे जाते हैं। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे। आज इस तरह से जो प्लास्टिक है ना, जितना ये बेचा जाता है बाहर, तो चाइना के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें सिल्क रोड से जो जाते हैं, तो प्लास्टिक उनमें से एक है। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजीशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम। तो कैफ़े के अंदर एक ही विंडो थी जिसके सहारे मैं बैठ गया था, और ताकि मैं एक नोटबुक के कुछ पेजेस देख सकूं, और मैं अपने साथ एक नोवेल भी लेके गया था जिससे कुछ टाइम पास में हेल्प मिल सके। Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. तो नोरबू ने जब मेरे हाथ में वो बुक देखी तो मेरे पास आया और पूछा एक इशारे से, क्या वो मेरे पास बैठ सकता है? और जब उसने मेरी रिकेटी टेबल देखी, रिकेटी का मतलब पुरानी घिसी पिटी। You English? he inquired after he had ordered tea. I told him I was and we struck up a conversation. तो उसने पूछा मुझसे कि क्या तुम इंग्लिश मैन हो? उसने टी ऑर्डर की वहाँ पे, और मैंने उसे बताया कि हाँ मैं इंग्लिश मैन हूँ। तो फिर हम दोनों के बीच में एक बातचीत स्टार्ट हो गई। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. तो मुझे नहीं लगा कि वो उसी जगह का रहने वाला था, क्योंकि उसने एक विंड चीटर पहनी हुई थी, जो एक आप ये कह सकते हो कि आउटर गारमेंट होती है हवा से प्रोटेक्शन के लिए, ठंडी हवा से, और उसने वेस्टर्न स्टाइल का जो है मेटल के मतलब रिम वाले स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे। वो तिब्बतन था, उसने मुझे बताया, और वो कहता है कि वो बीजिंग के अंदर चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस जो है वो उसमें काम करता है, एथनिक लिटरेचर के इंस्टीट्यूट में। और मुझे लगा कि वो किसी फील्ड वर्क से यहाँ पे आया हुआ था। येस एंड नो ही सेड, आई हैव कम टू डू द कोरा। माई हार्ट जम्प्ड। तो उसने कहा हाँ भी, हाँ और नहीं भी, और कहता है कि मैं तो यहाँ कोरा करने आया हूँ। तो इस बात से मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, झूम पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा चलो कोई साथी मिल गया है। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, ही टोल्ड मी, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ। तो नोरबू ने मुझे बताया कि वो कैलाश कोरा के बारे में एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और वो बताता है कि उसने खुद कभी कोरा नहीं किया था, लेकिन इसके ऊपर लिख जरूर रहा था वो। When the time came for me to tell him what brought me to Dachan, his eyes lit up. We could be a team, he said excitedly. Two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. तो जब मैंने उसे बताया कि मैं किस लिए दार्चन आया हूँ, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तो वो मुझे कहता है कि हम दोनों तो एक टीम के तौर पे जा सकते हैं, इकट्ठे कोरा करने। एक्साइटेडली बोलता है वो, कहता है कि दो एकेडमिक्स, दो मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए लोग जो कि लाइब्रेरी से बच निकले हैं, क्योंकि जो नरेटर है वो भी प्रोफेसर है जियोग्राफी के, और ये भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो कहता है कि शायद मेरी पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। अब देखिए वो कहता है कि मेरा सेल्फ हेल्प प्रोग्राम शायद काम कर रहा था। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. तो नोरबू को मिलने पे मेरा जो पहला जो रिलीफ था, जो उसी गेस्ट हाउस में रह रहा था जहाँ पे मैं था, वो थोड़ा सा मतलब मेरा एक्साइटमेंट कम पड़ गया,
जब मुझे ये पता चला कि वो भी मेरे जितना ही इल इक्विप्ड है पिलग्रिमेज के लिए। मतलब मैं सोचता था कि यहाँ का रहने वाला है तो उसको ज़्यादा पता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही kept telling me how fat he was and how hard it was going to be। तो वो कहता है कि वो मुझे बता रहा था कि वो कितना मोटा है और उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है ये कोरा करना। वेरी हाई अप ही kept reminding me so tiresome to walk। तो कहता है कि बड़ी ऊंचाई पे है, इतना चलना तो बड़ा थकावट वाला होगा। He wasn't really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan। ऐसा उसकी बातों से लग रहा था कि वो एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं था, भाई बौद्ध धर्म को अच्छे से मानने वाला, फॉलो करने वाला नहीं था, लेकिन उसके अंदर एंथुसियाज्म था कोरा करने को लेकर, और वो तिब्बतन तो था ही। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने ये इमेजिन किया था, एनविसेज किया था कि मैं ये जो कोरा करूंगा ना, वो बड़े ही डिवोट जो बिलीवर्स होते हैं, बड़े पक्के भक्त और मतलब जैसे विश्वास करने वाले होते हैं, उनकी कंपनी में करूंगा। लेकिन कुछ सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि शायद नोरबू से बेहतर मुझे कंपेनियन मिल ही नहीं सकता कोरा के लिए। He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain। तो उसने ये सजेस्ट किया कि हम कुछ यैक्स, जो वहाँ एक पशु होता है, कहते हैं वो हायर कर लेते हैं अपने लगेज को कैरी करने के लिए। तो मैंने जिससे समझा कि एक अच्छी बात बता रहा है वो, और उसका कोई ये इरादा नहीं था कि जैसे और लोग क्या करते हैं, पर्वत के चारों तरफ प्रोस्ट्रेट होके, दंडवत होके वो परिक्रमा करते हैं। तो कहते हैं कि जी मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा, नोरबू कहता है। नॉट पॉसिबल ही क्राइड, collapsing across the table in hysterical laughter। It wasn't his style and anyway his tummy was too big। तो कहता है कि जब उससे पूछा गया तो वो कहता है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो मतलब हंसते हंसते पागलों की तरह, जैसे पागलपन के दौरे पड़ गए इस तरह से हंसने लगा और ढेर हो गया टेबल पे, मतलब लुढ़क गया टेबल पे हंसते हंसते मजाक में ही। और ये उसका स्टाइल नहीं था, और हालांकि और उसका जो टमी था, उसका स्टमक भी काफ़ी बड़ा था, तो उसके लिए वो दंडवत होकर परिक्रमा करना आसान नहीं था। सो दिस वॉज योर ट्रैवलॉग, जो कोरा है कैलाश पर्वत की यात्रा के बारे में ये चैप्टर था आपका। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।